गुड मॉर्निंग। आज के सेट में हम लोग देखेंगे भारत का आधुनिक इतिहास। यहाँ पर हम लोग शुरू देखेंगे इस जो क्वेश्चंस हैं इसमें मेजर जो एरिया कवर किया गया है वो कवर किया गया है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज्य जैसे पंजाब एवं मैसूर, गवर्नर गवर्नर जनरल, वायसराय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति। तो ये जो मैंने चैप्टर्स बोले हैं इसको आप दोबारा सुन के पहले इन चैप्टर्स को कर लीजिए, फिर इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है ना कि मैं इस सेट को बना रहा था तो ये चेक करने के लिए कि मेरे से कितने सही होते हैं, तो मैंने इसमें आगे आगे टिक लगा रखे हैं इसके। तो ज़रूरी नहीं है कि वही सही हो। अब मैंने इसको प्रॉपर वे में तैयार किया है और अब आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए, है ना। बस ये सेट जो है ना, ये समझिए प्री सॉल्व्ड है। मैं प्रैक्टिस के लिए दूसरा सेट फिर से दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? देखिए एकदम सोचने की बात ही नहीं है। 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, कालीकट बंदरगाह पर। जब मोरिनो वहाँ का शासक था उसके समय में आया था। और सबसे पहले जो आए थे पुर्तगाली ही आए थे, लास्ट में भी वही गए। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय हुआ था अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक पूछ रहे हैं तो ये था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये किया था कोचीन में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो सबसे पहले पुर्तगाली थे। सबसे अंत में भी वही गए थे, 1961 में गोवा से भगाए गए थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो ये किए थे पुर्तगाली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, तो देखिए हुगली जो थी ना, वो पुर्तगालियों ने उसको स्थापित किया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये बनाया था पुर्तगालियों ने। सारे मुगल जो है ना वो परेशान हो गए थे पुर्तगालियों से। ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा हुआ है अपने यहाँ। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? देखिए कलकत्ता को बनाया था जॉब चार्नाक ने। 3 गांवों को मिला के कलकत्ता बनाया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? देखिए ये प्रारंभ की थी डच ने। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? 16वीं शताब्दी में जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उस समय शुरुआत में 1605 के करीब करीब जो है ना अकबर का ही शासन था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? जहांगीर से पूछा और उसी के समय में कारखाना स्थापित किया था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री तो स्थापित की थी सूरत में, ठीक है ना। तो ये तो एकदम बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इतने आसान प्रश्न भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने स्थापित किया था कारखाना। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो ये मिली थी सूरत में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ये किया गया था सर जॉन चाइल्ड को। बीबीसी ने बहुत अच्छा रिपोर्टिंग किया है इसके ऊपर में। जॉन चाइल्ड को बहुत बुरी तरह पीटा था औरंगजेब ने। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो देखिए कर्नेटिक वार भी अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? देखिए, अगर कॉमन सेंस से भी इसको देखेंगे ना, तो सबसे पहले 1498 में आ गया था पुर्तगाली। तो ये बहुत समय था उसके पास दिमाग लगाने का। तो पुर्तगालियों ने दिमाग लगाया था। किसने दिमाग लगाया था? डुप्ले ने। पुर्तगालियों ने भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था सूरत में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का जो संस्थापक था ना, वो था काल्बर्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था चीनसुरा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये प्राप्त होता था बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यहाँ से जो प्रश्न है वो अब पूछे जाएंगे। बेहतर है इस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, वीडियो को रोक दें, छोड़ दें, पहले चैप्टर को पढ़ लें, फिर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो ये था प्लासी का युद्ध। स्थापित नहीं किया था, प्रारंभ किया था ब्रिटिश प्रभुत्व को, प्लासी का युद्ध। इसको अंग्रेजों ने छल बल से जीता था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो कहाँ परास्त हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। भाई, धोखे से परास्त हुआ था, अंग्रेजों ने कुशलता से नहीं जीती थी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1757 में। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था वह था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध को अंग्रेजों ने अपनी ट्रिक से जीता था और इसके बाद ही जो है उनका सिक्का जम गया। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो देखिए, शाह आलम द्वितीय था, उसी को हराया था, सब संयुक्त सेना को हराया था। तो शाह आलम द्वितीय था उस समय मुगल बादशाह। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो ये है बक्सर का युद्ध। मतलब बढ़िया युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों ने अपने ताकत से युद्ध को जीता था, अपनी टेक्नोलॉजी को शो किया था। सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो मुगल सम्राट ने प्रदान की। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो ये दिए गए लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब की? तो 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? सबसे पहले आप इसको याद रखिए कि जैसे ही पर्वत पर चढ़े, ठंड के कारण उनको खांसी हो गई। खांसी से आपको याद रह जाएगा कि खासी जनजाति के संपर्क में आए। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? देखिए, मराठों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था अंग्रेजों का, लेकिन ये आपस में ही इतने फूट में थे ना कि ये रोक नहीं पाए। अब देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर।
चाहें तो वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर दीजिए और पहले इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, पंजाब एवं मैसूर को। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो श्रीनगर सम्मिलित था इन सब में से, और उनकी राजधानी लाहौर थी। सुकरचकिया मिस्र के थे। ये सब प्रश्न आगे आएगा। रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? तो ये सुकरचकिया मिस्र के थे। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, तो ये थी लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, देखिए दिलीप सिंह जरूर देगा ऑप्शन में, क्योंकि दिलीप सिंह बहुत जाना माना नाम है, लेकिन ये सही उत्तर नहीं होगा। उत्तर होगा खड़ग सिंह। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, तो ये थे सर आयरकूट। टीपू को कूट दिया, ठीक है ना, आयरकूट। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो ये बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। भाई एक नदी है, कौन सी नदी है? कावेरी। कावेरी नदी के बीचों में बड़ा सुंदर द्वीप है वो श्रीरंगपट्टनम। अब तो डिस्ट्रिक्ट हो गया लगता है वो। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दूतावास स्थापित किए थे टीपू सुल्तान ने। एकदम बहुत बढ़िया, स्वतंत्रता का वृक्ष वगैरह सब लगाया था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, तो ये हराया था पोलीलूड में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये की थी टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो ये मारे गए 1799 में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, तो ये सरधाना में निर्माण करवाया था। गवर्नर जनरल और वायसराय। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये थे वारेन हेस्टिंग्स। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ये चलाया गया वारेन हेस्टिंग्स पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो ये किया था कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? भाई एक अफगान ने उनको अंडमान निकोबार में चाकू मार दिया था, गाजीपुर में है उनकी। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो यह है गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ये हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव टू के बीच में। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ये किया गया था लॉर्ड वेलेजली के टाइम में। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था, तो पहला था अवध का नवाब। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार नहीं की थी सहायक संधि को। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो ये लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ये लगाई थी विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के सहयोग से। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ये था कैप्टन सलीमैन। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, ये संपन्न हुआ था लॉर्ड एलेनबेरो के समय में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण उसको अपने में मिला लिया था। कुप्रशासन का आरोप लगाया था कि अवध में कुप्रशासन है, भाई इसको मिला लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1856 में।
देखिए 1857 का विद्रोह ही इस कारण से हुआ क्योंकि अवध के जितने सैनिक थे ना, जो वहाँ के राज्य की सेवा में थे, वो सब के सब बेरोजगार हो गए। तो 1857 की क्रांति में सब भिड़ गए थे अंग्रेजों से। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? देखिए डलहौजी ने की। हड़प नीति इसको बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसे एक शासक हटा दिया था? तो अवध के शासक को हटा दिया था अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो ये था जेम्स आउटरम। भाई जेम्स आउटरम में कुछ बोला भी था 1857 की क्रांति पर, याद करिए क्या बोला था उसने। वैसे मैं आगे चैप्टर्स में बता दूंगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी की बहुत सारी देन है। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई और थाने के बीच में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नाम था उस कंपनी का, जिसने सर्वप्रथम रेल का जो है भारत में विस्तार किया था। इसको लेके भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम लोग समय के साथ उसको भी देखेंगे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये हुआ था डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। वही रह गया था 1857 के बाद, तो प्रथम वायसराय हो गया। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, तो ये किया था 1858 की सामग्री की घोषणा ने। जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने 1858 में घोषणा की कि भाई अब गोद लेकर के भी राजा बनाए जा सकेंगे। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, तो कब किया गया? 1858 में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? देखिए लॉर्ड एलेनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ था? तो ये था जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी ये प्रथम जनगणना। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो ये कराई थी लॉर्ड मेयो ने। मेयो कॉलेज भी है अजमेर में। लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी, है ना, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। भाई उसने पीछे से आके लॉर्ड मेयो को चाकू मार दिया था। फिर उनको नाव से लाया गया और मतलब उसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है बीबीसी की। खैर डॉक्यूमेंट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये था लॉर्ड लीटन। अब लॉर्ड क्यों लगाते थे ये यही जाने, लॉर्ड जैसे तो कोई काम नहीं थे इनके। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? तो ये रहा था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था वो भारत में दीर्घकाल तक रहा था। भारत में अस्थायी स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशासन
स्वायत्त स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ये लॉर्ड रिपन ने इसको प्रोत्साहित किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी ये स्थापना। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के टाइम में पारित हुआ था। ये बहुत अच्छे काम थे अंग्रेजों के, खास करके पुराने स्मारक को संरक्षित करने का। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ये की थी जीके गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। दिल्ली दरबार लगा और बस वो स्थानांतरित हो गया। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। पहले इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए बढ़िया तरीके से, फिर इसके बाद इस टेस्ट में आइए। पॉज कर दीजिए और इसके बाद आइए। चलिए शुरू करें अब। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया? ये शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसके प्रशासन काल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। कब किया गया था? सन 1793 में। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार देना। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो ये रहा था मुनरो। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की गई थी टॉमस मुनरो के द्वारा। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था उन्होंने। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भाई धन का निकास, इसको अच्छे से बोलें तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नेहरू ने। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी। अन ब्रिटिश क्यों? अन ब्रिटिश इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में तो ब्रिटिश लोग फंडामेंटल राइट्स, पब्लिक के अधिकार वगैरह की बात करते थे, लेकिन भारत में बिल्कुल इसके ठीक उलट काम कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये बोला था कार्ल मार्क्स ने, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री। अब 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बेहतर है चैप्टर को एक बार पढ़ लें फिर आए प्रश्न को लगाने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। ये प्रश्न भी पूछा गया है बीपीएससी ने, और पता नहीं क्यों ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह तात्कालिक कारण था। चर्बी वाला कारतूस अगर होता तो वो होता। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो ये था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगर ये देखें तो ओवरऑल होगा क्या, ब्रिटिश साम्राज्य की जो नीति थी, धर्म से लेकर हर मामले में हस्तक्षेप कर रहे थे। सभी मामलों में हस्तक्षेप तो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। मंगल पांडे की घटना हुई थी, ये हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये प्रारंभ हुई थी मेरठ से। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। 1857 की के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो ये थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, ये था कमल और रोटी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? ये था खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर।
1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। अब महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ जन्मी थी? ये जन्मी थी वाराणसी में, बनारस में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से। सामना किससे हुआ था? ह्यूरोज से हुआ था सामना। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ये आगे बढ़ा बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ये था तात्या टोपे। तात्या टोपे धोखे से मार दिए गए थे, मित्र ने ही धोखा दिया था। 1857 के वास्तविक क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग थे तात्या टोपे का असल नाम था, लेकिन उनको एक जो लोहे का टोप दिया गया था ना, इसलिए उनका नाम तात्या टोपे था पड़ा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? बिहार के शेर थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये किया था कुंवर सिंह ने। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो ये था दीवान मणिराम दत्त। असम में कौन था? दीवान मणिराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो ये था जगदीशपुर केंद्र था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। एकदम सिंपल प्रश्न है। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, तो ये पराजित करना था औवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था। जयपुर इन सबसे अछूता रहा। औवा, नीमच, अजमेर ये सब था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? शहादत खान ने संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, सबसे कट्टर दुश्मन था अंग्रेजों का। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ये मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था, तो ये था आगरा। मूल निवास उनका आगरा था। 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? तो उधम सिंह नहीं थे, वो तो इंग्लैंड जाके गोली मारे थे, वो अलग ही कहानी है उनकी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। उस समय उनका जन्म भी नहीं हुआ था। वो तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? अब ग्वालियर के सिंधिया ने बहुत सहायता की थी अंग्रेजों की। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में से तटस्थता बनाए रखी थी। वो इसमें न शामिल हुए थे न विरोध किया था। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हुआ था? ये हुआ था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए, जेम्स आउटरम याद आ गया अभी मैंने पीछे, एवं W टेलर ने। जेम्स आउटरम कौन था? इसी
लेक्चर को पीछे करके देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जेम्स आउटरम कौन था, मैंने किस परिप्रेक्ष्य में इसका नाम लिया था। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया मैंने, अवध से रिलेटेड था, क्या था ये बताना है मुझे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो ये था वी.डी. सावरकर। भाई सबने अवगुण ही देखे, सावरकर जी के गुण किसी ने न देखा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो ये था एस.एन. सेन। तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? ये कथन है आर.सी. मजूमदार का। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो ये घोषणा की थी उन्होंने 1 नवंबर 1858 को। भारतीय ताज को अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। बस इतना ही है, आप लोग इसको बस पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, फिर मिलेंगे। जितने भी प्रश्न होते हैं ना, सारे प्रश्नों को मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा लगभग, और प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। बीपीएससी जो लोग दे रहे हैं ना, अगर मेरे पूरे लेक्चर्स को ही देख लें तो भी उनका प्री जो है ना वो बहुत आराम से निकल जाएगा। प्री निकालने में जो है ना वो समझिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत पड़ती है, मेंस से ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्री के लिए मैंने पर्याप्त कंटेंट यहाँ बना करके दे दिया है, प्री नहीं रुकेगा। और मेंस के लिए कंटेंट पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और इस तरह का कंटेंट बनाऊँगा कि मेंस भी किसी का ना रुके, और वो भी जल्दी वो हो जाएगा। प्री के लिए तो मैंने पर्याप्त दे दिया है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलेंगे।